आज अपन 1 मिनट पहले ही आ गए थे। अभी 8:59 हुई हैं। कीर्ति गुड मॉर्निंग। प्रदीप, संजय जय हिंद। अच्छी तरह से मेहनत करो आप लोग। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है एग्ज़ाम निकालने की, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी तैयारी सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। आप लोग जब भी पढ़े ना इन चीज़ों को, तो थोड़ा सा नोट भी करते चला करो, फ्लो चार्ट वगैरह बना लिया करो, बाद में वीडियो देख लिया करो और उसमें से जो आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो उसको आप नोट कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। डॉली गुड मॉर्निंग। अनुराग। चलिए आज का जो पहला प्रश्न है अब चालू कर रहे हैं अपन। टाइम हो चुका है अपना, ठीक है ना, 9 बज गए। आज का पहला प्रश्न है, यदि मूत्र यानी यूरिन में एल्बुमिन प्रोटीन आ रही है, यदि यूरिन में एल्बुमिन आ रहा है तो ऐसे व्यक्ति के निम्न में से किस एक अंग के फेल हो जाने से पीड़ित होने की संभावना होगी? थोड़ा सोच करके बताएं। अमन, पुष्पेंद्र गुड मॉर्निंग। चलिए 145 नंबर का क्वेश्चन है आपका आज। यदि मूत्र में एल्बुमिन आ रहा है तो ऐसे व्यक्ति के निम्न में से किस एक अंग के फेल हो जाने से पीड़ित होने की संभावना होती है? बताइएगा जरा, आप लोग जवाब दीजिएगा। पहला है आपका यकृत माने लिवर होता है, यकृत लिवर। ब्रक माने किडनी है आपकी। हृदय माने हार्ट है। और आपका प्लिया यानी स्प्लीन, जिसे अपन तिल्ली के नाम से भी जानते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है। टॉप बिजनेस का जवाब है ब्रक माने किडनी। अंसुल का जवाब है हार्ट। अवंतिका का जवाब है ब्रक। अंसुल, ठीक है, आपने बदल दिया अपना। निशा, प्लिया। सचिन गुड मॉर्निंग। नेहा, प्लिया। अजयपाल, प्लिया। थोड़ा सोचाओ, यदि यूरिन में एल्बुमिन आ रहा है तो ऐसे व्यक्ति के निम्न में से कैसे एक अंग के फेल हो जाने से पीड़ित होने की संभावना रहती है? पहले आप ये बताएं जी एल्बुमिन होता क्या है, पहले ये समझना पड़ेगा आपको। एल्बुमिन, ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि एल्बुमिन क्या है, तो ये ध्यान रखना। एल्बुमिन एक प्रोटीन होती है। एल्बुमिन क्या होता है? एक प्रोटीन होती है। और इनको छानने का काम, यूरिन का फिल्ट्रेशन का काम कौन सा अंग करता है आपका? या ब्लड का फिल्ट्रेशन का काम कौन सा अंग करता है? तो ब्लड के फिल्टर का काम जो अंग करता है वो होता है आपका ब्रक यानी किडनी। तो किडनी छानने का काम करती है। और किडनी में से जब छनता है आपका, ग्लोमेरुलस वगैरह रहते हैं इसमें, बोमेन कैप्सूल, ग्लोमेरुलस ये पाए जाते हैं। तो जब ये छनता है तो इसमें से जब पोर का आकार थोड़ा बड़ा हो जाता है तो एल्बुमिन प्रोटीन यूरिन के साथ बाहर आने लगती है। और एल्बुमिन प्रोटीन जब यूरिन के साथ बाहर आती है तो किडनी आपकी खराब हो रही है। समझ में आ गया ना? तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका? किडनी होगी। और एल्बुमिन प्रोटीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये ऑस्मेटिक प्रेशर बनाए रखने का काम करती है। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है एल्बुमिन प्रोटीन का मुख्य फंक्शन क्या है या एल्बुमिन प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है, तो ऑस्मेटिक प्रेशर बनाए रखना। एल्बुमिन प्रोटीन यूरिन के साथ आ रही है तो क्या होगा? तो किडनी प्रभावित होगी आपकी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न की ओर चल रहे हैं अपन अब। चलो एक थोड़ा सा इसका पिक्चर दिखा देता हूँ आपको, जैसे याद रहेगा। ये है आपकी किडनी, ये किडनी है आपकी। यहाँ पर 2 होती हैं किडनी आपकी, लेफ्ट और राइट में। और ये भी ध्यान रखना, दोनों एक साथ में नहीं लगी रहती हैं आपकी, ये सिमेट्रिकल पोजीशन में लगी रहती हैं ऐसे। ये वाली ये थोड़ी ऊपर होती है और ये थोड़ी सी कैसी होती है? नीचे होती है। ये वाली थोड़ी नीची है और ये हल्की सी कहाँ होती है? ऊपर होती है। और ये सेम के बीज की आकार की होती है आपकी। कैसी है? सेम के बीज की आकार की। शैलेंद्र गुड मॉर्निंग। क्लियर हो गया? किडनी प्रभावित होगी इसमें। अगला प्रश्न है आपका, नेक्स्ट प्रश्न है, लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? यानी लंबे समय तक आप यदि व्रत कर रहे हैं, लंबे समय तक आप क्या कर रहे हैं? व्रत कर रहे हैं, तो इसका प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ेगा लंबे समय तक व्रत रखने पर? हृदय पर, आंत पर, आंत माने इंटेस्टाइन, फेफड़े पर या गुर्दे पर? बताइएगा जरा।
लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? लंबे समय तक भूखे यदि आप रहते हैं, जरूरी नहीं है कि वो उपवास शब्द का इस्तेमाल करें, भूखे शब्द का भी इस्तेमाल कर सकता है। यदि आप लंबे समय तक भूखे रहते हैं तो कौन सा अंग है जो प्रभावित होगा आपका? हृदय प्रभावित होगा, या आंतें, फेफड़े या गुर्दे? इसमें ध्यान रखें जरा, जब लंबे समय तक अपन भूखे रहते हैं तो उस स्थिति में आपकी किडनी प्रभावित होना चालू हो जाती है। किडनी में से क्या चालू होता है आपका? एल्बुमिन प्रोटीन आना चालू होती है। एल्बुमिन प्रोटीन ये निकलना चालू हो जाती है आपकी, और जब ये निकल रहा है तो समझ जाइए किडनी आपकी डैमेज हो रही है। जैसे बहुत सारे लोग आप लोगों ने देखा होगा ना, उस पर बैठ जाते हैं, भूख हड़ताल पर बैठते हैं। अब भूख हड़ताल पर बैठती हैं तो डॉक्टर आकर के उनके वजन को नापता है और नापने के दौरान देखता है कि वजन कितना डाउन हुआ है। उनका यूरिन टेस्ट भी किया जाता है। उस यूरिन टेस्ट में देखते हैं कि कहीं प्रोटीन वगैरह तो नहीं आ रही है। यानी यदि प्रोटीन नहीं आ रही है तो ये मान करके चला जाता है कि अभी आप कार्बोहाइड्रेट जो आपकी बॉडी के अंदर है, जो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो चुका था, क्योंकि मनुष्य की बॉडी का रिजर्व भोजन क्या है? ग्लाइकोजन है। तो ग्लाइकोजन पर काम चल रहा है उसका। जब बॉडी से ग्लाइकोजन ख़त्म हो जाता है या समाप्त हो जाता है, फिर बॉडी वसा का उपयोग करना चालू करती है। मैं शाम को जब साइंस वाला पोर्शन उठाऊंगा उसमें बताऊंगा। कल शाम को साइंस की क्लास नहीं हो पाई थी, कंप्यूटर लगातार हैंग हो रहा था, इस वजह से क्लास नहीं ले पाए थे हम। तो आज शाम को साइंस की क्लास होगी 7 से 8। तो यहाँ ध्यान रखना आप लोग। फिर वसा का इस्तेमाल होता है, और जब वसा भी बॉडी के अंदर से ख़त्म हो जाती है, वसा भी आपके पास में नहीं रहती है, फिर प्रोटीन टूटना चालू होती है। और जब प्रोटीन टूटती है तो फिर यूरिन में एल्बुमिन प्रोटीन आना चालू हो जाती है, और यूरिन में एल्बुमिन प्रोटीन आ गई तो इसका मतलब है किडनी आपकी डैमेज हो रही है। और दूसरे नंबर पर लंबे समय तक भूखे रहने के कारण से कौन सा अंग प्रभावित हो रहा है? किडनी प्रभावित हो रही है। तो आंसर आपका कौन सा होगा? डी होगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आंसर आपका डी है यहाँ पर। और ये सेम के बीज के आकार की होती है, इस तरीके की होती है किडनी। ये मैंने दूसरा दिखा रहा हूँ, ये आपका फोटो पहला मैंने दिखा चुका हूँ आपको, ये सेम के बीज के आकार की है। अगला प्रश्न है आपका तीसरा, ट्यूमर की पहचान हेतु प्रयुक्त रेडियोधर्मी समस्थानिक है। ट्यूमर माने गांठ, गांठ की पहचान करने के लिए किस रेडियोधर्मी समस्थानिक का अपन इस्तेमाल करते हैं? ट्यूमर के लिए, ट्यूमर माने गांठ। आयोडीन 131 के लिए, कोबाल्ट 60, आर्सेनिक 74 या सोडियम 24। ये चारों के चारों ही समस्थानिक का ध्यान रखना। समस्थानिक यानी आइसोटॉप हैं ये चारों आपके। तो ट्यूमर की पहचान हेतु प्रयुक्त रेडियोधर्मी समस्थानिक है। आयोडीन 131 है, कोबाल्ट 60 है, आर्सेनिक 74 है और सोडियम 24 है। तो ये चारों के चारों हैं। इन चारों में से आंसर कौन सा होगा? जैसे अपन ट्यूमर की पहचान कर सकें या गांठ की पहचान कर सकें, तो ट्यूमर या गांठ की पहचान के लिए मान सिंह कह रहे हैं कोबाल्ट 60, अजय कोबाल्ट 60, जितेंद्र कोबाल्ट 60, संजय कोबाल्ट 60, और सोचिए जरा, वर्षा कोबाल्ट 60, लाल सिंह सोडियम 24, डॉली सोडियम 24, अजय पाल आर्सेनिक 74। अजय पाल का जवाब है आर्सेनिक 74। अनुराग का जवाब भी आर्सेनिक 74 है। पिंकी का भी जवाब आर्सेनिक 74 है। चलिए इसमें जो आंसर होगा वो होगा आपका आर्सेनिक 74। ये जो आयोडीन 131 है ये थायराइड ग्लैंड की जांच करता है आपका। ये कोबाल्ट 60 जो है ये कैंसर के लिए है आपका, कैंसर। और सोडियम 24 जो है ये जो आपका हृदय होता है, उस हृदय में ब्लड का फ्लो सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, कहीं ब्लॉक तो नहीं बन गए हैं, उसकी जांच की जाती है। तो ध्यान रखना जरा, आयोडीन 131 के द्वारा किसकी जांच करते हैं? थायराइड ग्लैंड की, इसकी जांच होती है आपकी। कोबाल्ट 60 के द्वारा कैंसर की शिकाई की जाती है, कैंसर की। और सोडियम 24 के द्वारा शरीर के अंदर ब्लड का फ्लो सही है या नहीं है, इसकी जाँच की जाती है। बच गया आंसर कौन सा? ट्यूमर की पहचान आर्सेनिक 74 के द्वारा की जाती है। तो आंसर कौन सा होगा इसमें? आर्सेनिक 74। सी आंसर आपका बिल्कुल सही है। तो ये थोड़ा सा कई लोगों का ये जवाब गलत है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। और चाहो तो इनको सामने लिख लिया करो। आयोडीन 131 का मतलब क्या हो जाएगा? थायराइड ग्लैंड, कोबाल्ट 60 कैंसर, आर्सेनिक 74 ट्यूमर, सोडियम 24 ब्लड फ्लो। ये इस तरीके से ये ट्यूमर गांठ वगैरह जो होती हैं तो इसकी पहचान की जाती है। और कोबाल्ट 60 के द्वारा ये जो गांठ वगैरह हो गई है इसकी सिकाई की जाती है, इस कैंसर को ख़त्म किया जाता है।
अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित रेडियो तत्वों में किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन में किया जाता है? यानी कौन सा रेडियो आइसोटोप है जिसका इस्तेमाल अपन ब्लड फ्लो को पता लगाने में करते हैं? ये प्रश्न का जवाब गलत नहीं होना चाहिए आपका। रेडियो फास्फोरस, रेडियो आयोडीन, रेडियो आयरन या रेडियो सोडियम? इस प्रश्न का जवाब गलत नहीं होना चाहिए आपका। कोई बात नहीं है। कुलदीप, सोडियम, ठीक है। और बताएं जरा, जल्दी से जल्दी जवाब दें, ये गलत नहीं होना चाहिए। अभी अभी अपन ने सॉल्व किया है इससे पहले ही। ओके, सभी लोगों का जवाब सही है बिल्कुल। तो निम्नलिखित रेडियो तत्वों में किसका उपयोग अपन मनुष्य के शरीर में प्रवाह गति को मापने के लिए करते हैं? तो यहाँ पर करते हैं रेडियो सोडियम का। सोडियम कौन सा है? 24 है, वो अपन कर ही चुके हैं उसको, ठीक है ना। ओके, अगला प्रश्न है आपका रेडियो सोडियम। नेक्स्ट प्रश्न है, ओंकाजीन संबंधित हैं आपके, ओंकाजीन संबंधित है। ओंकाजीन, तपेदिक, तपेदिक माने ट्यूबरकुलोसिस, पीलिया, कर्क रोग। कर्क रोग का मतलब कैंसर होता है, ये ध्यान रखना जरा। हिंदी में इसे कर्क रोग कहते हैं, अंग्रेजी भाषा में इसको अपन कैंसर कहते हैं। वो आंत्र ज्वर, आंत्र ज्वर माने आंतों का फीवर, आंत, इंटेस्टाइन फीवर। तो ओंकाजीन का संबंध किससे है? जो ओंकाजीन है उनका संबंध किससे है? एक विशेष प्रकार की जीन होती है ये आपकी, और इस जीन का नाम है ओंकाजीन। तो इसका संबंध किससे है? ट्यूबरकुलोसिस से है, पीलिया से है, कर्क रोग से है या आंत्र ज्वर से है? बताइएगा जरा। सुनील, सी आंसर है। अनुराग का सी आंसर है। निशा सी, सचिन का भी सी है, ठीक है। सभी लोगों का सी आंसर है। मानसिक बिल्कुल सही है। अवधेश थोड़ा सा देखना आप लोग, है ना। ये आंत्र ज्वर के लिए नहीं होता, ये कैंसर के लिए होता है। तो ओंकाजीन जब भी आए तो ओंकाजीन कैंसर का कारक होती है। ओंकाजीन के कारण ही क्या होता है? कैंसर होता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना। ओंकाजीन कैंसर। ये जो अपन पहले वाले उसमें बात कर रहे थे तो उसमें केवल एक ट्यूबर की बात है। ट्यूबर, ट्यूबर किसका है किससे नहीं है ये एक अलग चीज़ है, मैटर अलग है। वो प्रश्न आपसे कर रहा है कि ट्यूमर का पता किससे लगाएंगे? तो ट्यूमर का पता लगाने के लिए अपन आर्सेनिक 74 का प्रयोग करेंगे। कोबाल्ट 16 का इस्तेमाल उसके इलाज के लिए किया जाता है, ठीक है ना। तो ट्यूमर या गांठ, कैसी भी गांठ हो, वो कैंसर की हो या नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है आपका। आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि ट्यूमर है यानी गांठ है, तो उस गांठ का पता अपन आर्सेनिक 74 के द्वारा लगाएंगे। अब वो कैंसर की भी हो सकती है या नहीं भी हो सकती, ठीक है सुनील। ये ओंकाजीन एक विशेष प्रकार के जीन होते हैं आपके, जीन। अभी अपन शाम के समय जब साइंस चालू करेंगे तो उसमें बताऊंगा आपको। जो गुणसूत्र होते हैं जिसे अपन क्रोमोसोम कहते हैं, क्रोमोसोम का एक भाग डीएनए होता है और डीएनए का एक पार्ट एक तरीके से होता है, वो जीन होता है आपका। डीएनए का एक खंडी है तो वो जीन होता है, उसी को अपन ओंकाजीन के नाम से जानते हैं। और ये ओंकाजीन जो होते हैं आपके, वो स्पेशली आपके क्या करते हैं? कैंसर का कारक होते हैं। जिनमें ये ओंकाजीन एक्टिव हो जाते हैं उनमें कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है आपका, ये इस तरीके से है, देखिए जरा। ओंकाजीन है, अब ये ब्रेन का ट्यूमर है आपका। अब ये कैंसर का भी हो सकता है कारक। अब कैंसर क्या है? तो कैंसर एक्चुअल में समसूत्री विभाजन जब इनरेगुलर हो जाता है तो उसको अपन क्या कहते हैं? कैंसर कहते हैं। अब ये समसूत्री विभाजन इनरेगुलर क्यों हो रहा है? तो इसके कई कारक हो सकते हैं। उनमें से एक कारक आपका जीन भी हो सकता है, एक कारक आपकी कोई दवाई भी हो सकती है, एक कारक कोई रेडिएशन भी हो सकता है। जैसे एक सिंपल सा उदाहरण बता रहा हूँ आपको। इस समय पर अपन लोग बहुत सारे टावर लगा रहे हैं, मोबाइल का इस्तेमाल लगातार कर रहे हैं, टावर लगे हुए हैं। और आपने देखा होगा जब अपन छोटे थे उस समय पर शहरों में चिड़ियाँ कितनी होती थीं। अब आज देख लीजिएगा, मुरैना में आपको चिड़िया कहीं शहर में नज़र नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ये टावरों से रेडिएशन निकलती है, माइक्रोवेव्स निकलती हैं, लगातार मोबाइलों से माइक्रोवेव्स वगैरह निकलती हैं। और इन माइक्रोवेव्स के कारण से ये छोटे छोटे पक्षी धीरे धीरे कैसे होते जा रहे हैं? समाप्त होते चले जा रहे हैं। इसी तरीके से आपने देखा होगा पहले कैंसर इतना नहीं होता था, लेकिन आजकल कैंसर की इस बीमारी एक बहुत बड़ी प्राकृतिक, एक बहुत बड़ी विपत्ति के रूप में सामने आई है। क्यों आई है सामने? क्योंकि इस समय पर अपन रेडिएशन और केमिकल के बीच में ही घिरे हैं।
हर जगह पर अपन केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं, और जब ये बॉडी के अंदर जाती है तो विभिन्न प्रकार के म्यूटेशन को जन्म देती है। उस म्यूटेशन में से जीन में भी म्यूटेशन होता है, और जिस जीन में म्यूटेशन होता है उसको अपन ऑन्काजीन के नाम से भी जानते हैं। तो इसे सामान्य तरीके से समझ लो, अनियंत्रित कोशिका वृद्धि होगी तो वो कैंसर का कारक है। ये अगला प्रश्न है आपका कोबाल्ट 60। अगला प्रश्न है कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। जो कोबाल्ट 60 है ये अपन रेडिएशन का प्रयोग करते हैं। कोबाल्ट 60 का प्रयोग अपन रेडिएशन के रूप में करते हैं और ये कैंसर को दूर करती हैं। तो कोबाल्ट 60 से क्या निकलता है? अल्फा किरण है, बीटा किरण है, गामा किरण, एक्स किरण है। तो ये तो सामान्य आपको पता ही है, आंसर क्या होगा इसमें? गामा किरण। ठीक है ना, कोई ज़्यादा खास नहीं है। हाँ, रोबोट मूवी में था वो, ये बिल्कुल सही है। तो इसमें आंसर कौन सा होगा? गामा किरण, क्योंकि कोबाल्ट 60 में गामा किरणें बाहर निकलती हैं जो कैंसर की शिकायत करती हैं। कैंसर की जो कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं को मारने का काम या नष्ट करने का काम ये गामा किरणें करती हैं। ये कोबाल्ट 60 है ये आपका। अगला प्रश्न है आपका ट्यूमर संसूचित करने में प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक है। ट्यूमर संसूचित करने में प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक है। तो ट्यूमर के बारे में कौन बताएगा? कौन है जो ट्यूमर के बारे में आपको जानकारी देगा या ट्यूमर की सूचना देगा कि ट्यूमर हो चुका है और ट्यूमर काय का हुआ है, इसे कोई मतलब नहीं है। आर्सेनिक 74, कोबाल्ट 60, सोडियम 24 या कार्बन 14? बताइएगा जरा, ये गलत नहीं होना चाहिए किसी का। जवाब दें आप जरा जल्दी से। वर्षा का जवाब आया है अभी, आर्सेनिक 74। चलिए, सभी लोगों का जवाब सही है, इसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने पहले कराया था आपको। ये दोबारा से रिपीट हुआ है कि ट्यूमर सूचित करने में, संसूचित करने में प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक आर्सेनिक 74। कोबाल्ट 60 क्या करेगा? गामा किरणों के द्वारा कैंसर की चिकित्सा करेगा। सोडियम 24 ये भी 2 बार पूछा जा चुका है, ब्लड का फ्लो बनाता है, क्या ब्लड सही दिशा में बह रहा है या नहीं बह रहा है उसका पता लगाता है। अब आ गया आपका कार्बन 14। ये रेडियो कार्बन विधि आपकी कार्बन 14, इससे पुराने जो जीवाश्म हैं आपके उनके बारे में पता लगाया जाता है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का जो जीवन काल है वो कब की थी आपकी सिंधु घाटी सभ्यता, उसका निर्धारण अपन ने कार्बन 14 विधि के द्वारा ही किया था। अब ये कार्बन 14 विधि के बारे में डिटेल में कभी अपन आगे चर्चा करेंगे। तो यहाँ आर्सेनिक 74। अगला प्रश्न है आपका रेडियोधर्मी समस्थानिक हैं। रेडियोधर्मी समस्थानिक हैं फास्फोरस 32, कोबाल्ट 60, आयोडीन 131 और सोडियम 24। रेडियोधर्मी समस्थानिक हैं। जरा जल्दी से जल्दी जवाब दीजिएगा, कौन सा है आपका रेडियोधर्मी समस्थानिक? एक 152 का प्रश्न आपके सामने है, 152 नंबर का, आप जवाब दें। रेडियोधर्मी समस्थानिक है, फास्फोरस 32 है, कोबाल्ट 60 है, आयोडीन 131 है या सोडियम 24 है? दीक्षा कोबाल्ट 60। डोली का भी यही आंसर है। सचिन का आंसर सोडियम 24। रेडियोधर्मी समस्थानिक, रेडियोधर्मी तो चारों ही हैं आपके, रेडियोधर्मी तो चारों ही हैं। अब इनमें से आइसोटोप कौन सा है? फास्फोरस है, कोबाल्ट है, आयोडीन है या सोडियम है? तो ये ध्यान रखना, यहाँ आंसर होगा आपका, यहाँ पर आंसर होगा रेडियोधर्मी समस्थानिक में फास्फोरस 32। तो आंसर कौन सा है? ए। किसी का भी आंसर सही नहीं था ये, केवल अजय को छोड़ करके। अजय का आंसर सही है। तो रेडियोधर्मी समस्थानिक पूछता है आपसे आंसर, तो इसमें हो जाएगा फास्फोरस 32। फास्फोरस के कई आइसोटोप होते हैं। बाद भाई कोबाल्ट, आयोडीन, सोडियम इनके आइसोटोप नहीं हैं। अगला प्रश्न है आपका, ये सोडियम जो वाला है ना, ये इस तरीके से फ्लो करता है, सोडियम वाला, सोडियम 24 वाला है ये। अगली बीमारी है ल्यूकेमिया, एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आया है ये आपका ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। अस्थि कोशिकाओं की संख्या में
प्लेटलेट की संख्या में, लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या में, या श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में? बताइएगा जरा, जवाब दीजिएगा आप लोग। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण वृद्धि होती है। अस्थि कोशिकाओं की संख्या, प्लेटलेट की संख्या, लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या या श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या? प्लेटलेट्स, लाल रक्त यानी आरबीसी, श्वेत रक्त यानी डब्ल्यूबीसी। तो ल्यूकेमिया में किस में वृद्धि होगी आपकी? मानसिंह, थोड़ा सोच करके किया करो। ल्यूकेमिया एक कैंसर है और इस कैंसर में किस में वृद्धि होती है? अजयपाल, गड़बड़ है। शैलेंद्र, गड़बड़ है, आरबीसी में वृद्धि नहीं होती। कीर्ति, अस्थि कोशिका में वृद्धि नहीं होती। अवंतिका, प्लेटलेट की संख्या में वृद्धि नहीं होती। पूनम, श्वेत रक्त कोशिकाओं में वृद्धि नहीं होती। पिंकी, अस्थि कोशिकाओं में वृद्धि नहीं है। कुलदीप, आप बिल्कुल सही है, लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि नहीं है, ये भी गलत है कुलदीप। सोनिया, गुड मॉर्निंग। नेहा, निशा, श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि। छवि, बिल्कुल सही है जी। तो आंसर ध्यान रखना जरा, ल्यूकेमिया का मतलब होता है आपका सीधा सीधा सा डब्ल्यूबीसी की संख्या में वृद्धि होना। डब्ल्यूबीसी की संख्या में वृद्धि होना, ये आपका ब्लड कैंसर है। आपसे यदि पूछा जाता है, प्रश्न थोड़ा घुमा सकता है, ब्लड कैंसर को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो यदि आपसे ये प्रश्न किया जाता है तो ब्लड कैंसर को अपन ल्यूकेमिया के नाम से जानते हैं। ल्यूकेमिया को ही ब्लड कैंसर कहा जाता है। और ल्यूकेमिया या ब्लड कैंसर में किसकी वृद्धि होती है? तो उसमें डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ जाती है, आरबीसी की संख्या नहीं बढ़ती, बल्कि संख्या किसकी बढ़ती है? डब्ल्यूबीसी की संख्या अनियमित रूप से बढ़ जाती है। तो आंसर आपका क्या है? हाँ, काफ़ी लोगों को हुआ है, बिल्कुल सही कह रहे हैं सुनील आप। तो ये ध्यान रखना, ल्यूकेमिया यानी ब्लड कैंसर। जब कभी कहीं पर भी नाम आता है आपका ब्लड कैंसर का, सीधा मतलब है डब्ल्यूबीसी की संख्या का बढ़ना, और ब्लड कैंसर का दूसरा नाम है ल्यूकेमिया, श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में बढ़ोतरी। ये होती है आपकी, ये तो आरबीसी है, और ये जो देख रहे हैं ये व्हाइट ब्लड कार्पल्स है। डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम होता है व्हाइट ब्लड कार्पल्स, और ये शरीर में रोगाणुओं से रक्षा करने का कार्य करती है। आपकी बॉडी के अंदर जैसे कोई बैक्टीरिया या वायरस अंदर इंटर करता है तो सबसे पहले उसे मारने का या भगाने का काम जो करती हैं कोशिकाएं, वो डब्ल्यूबीसी ही करती हैं। और डब्ल्यूबीसी के अंदर ही पाया जाता है नाभिक यानी न्यूक्लियस पाया जाता है, जिसे अपन केंद्रक के नाम से भी जानते हैं। आरबीसी में नाभिक या केंद्रक नहीं होता है, डब्ल्यूबीसी में पाया जाता है। और ये डब्ल्यूबीसी आपकी 5 प्रकार की होती हैं, जिनमें सबसे बड़ी आकार की जो होती है उसको नाम दिया जाता है मोनोसाइट, और सबसे छोटी जो होती है वो होती है लिम्फोसाइट। तो सबसे बड़ी मोनोसाइट है, सबसे छोटी लिम्फोसाइट है। और जो लिम्फोसाइट होती है आपकी जो सबसे छोटी है, ये फैगोसाइटिक होती है। फैगोसाइटिक का मतलब होता है भक्षाणु, यानी यही बाहर से आने वाले हानिकारक कीटाणुओं को नष्ट करने का या मारने का काम करती है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये जो बहती है आपकी धमनियों में, स्राव में बहती है आपकी, और धमनियों में जब ये बह रही होती है और कीटाणु यदि धमनी के बाहर है तो ये बाहर निकल करके आती हैं, घेर करके उसे फिर धमनी के अंदर ले जाके मार देती हैं। पीव देखी होगी, पीव या पल्स जो घाव से निकलता है उसमें डब्ल्यूबीसी की संख्या ही सबसे ज़्यादा होती है, बाहर निकलती है उनमें। और ये भी ध्यान रखना, ये जो गति दिखाती है उस गति को अपन कहते हैं सीडोपोडियल गति। मैंने शाम को पढ़ाया था आप लोगों को साइंस वाले बैच में, अमीबा की जो गति होती है, अमीबा प्रोटोजोआ का एक एनिमल है, और उसमें जो गति होती है वो सीडोपोडियल गति होती है। इसके अलावा अपनी बॉडी के अंदर जो डब्ल्यूबीसी पाई जाती है उसमें भी सीडोपोडियल गति पाई जाती है। और इनमें सर्वाधिक संख्या यदि अपन बात करते हैं, अपन कैंसर में कौन सा बैक्टीरिया होता है? बैक्टीरिया कोई नहीं होता, ये बैक्टीरिया वाली बीमारी थोड़ी है अवंतिका। कैंसर बैक्टीरिया वाली बीमारी नहीं है। कैंसर में तो क्या होता है आपका जो समसूत्री विभाजन है, जिसे अपन माइटोसिस कहते हैं, वो अनियंत्रित हो जाता है, यानी इनरेगुलर हो जाता है, उससे होता है आपका कैंसर। ठीक है ना? और इसे शरीर का सुरक्षा गार्ड कह सकते हैं, शरीर का इसे बॉडी गार्ड कह सकते हैं अपन, सिक्योरिटी गार्ड कुछ भी कह सकते हो, दरबान कह सकते हो, कुछ भी नाम इसमें दिया जा सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है आपका, तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर
निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी करता है? कर्क रोग यानी कैंसर। तो कौन है जो कैंसर कर सकता है और उसका उपचार भी करता है? किसके कारण से कैंसर हो सकता है? अच्छा, इसमें सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? ल्यूकेमिया के संदर्भ में बात कर रहे हैं या किसी और के बारे में बात कर रहे हैं अपन? WBC की बात करी जाएगी तो सबसे ज़्यादा जो संख्या होती है वो न्यूट्रोफिल की होती है, न्यूट्रोफिल। इसके अलावा बेसोफिल भी होती हैं इसमें। बताएं जरा कौन सा कारक है इन चारों में से जिससे कैंसर होता भी है और वो कैंसर का इलाज भी करता है? उसके कारण से कैंसर हो भी सकता है और वही उसका ट्रीटमेंट भी है। बताएं जरा आप लोग जल्दी से जल्दी, कौन सा कैंसर का कारक भी है और जल्दी जवाब दीजिएगा। इसमें होगा आपका आयरन, रेडिएशन होगा। आंसर कौन सा होगा? रेडिएशन। ये रेडिएशन है आपका। रेडिएशन के लगातार आप टच में रहेंगे तो उसके कारण से आपको कैंसर हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ मोबाइल के द्वारा कैंसर के कारण मिले हैं। और दूसरे नंबर पे अपन बात करें यदि यहाँ पर रेडिएशन के कारण से कैंसर होता है आपका, दूसरा है आपका इन रेडिएशन के द्वारा ही अपन कैंसर का इलाज भी करते हैं, जैसे कोबाल्ट-16 जिसमें गामा किरणें बाहर निकाल करके सिकाई की जाती है। ऐसी आपकी रेडॉन जो आपकी एक गैस है, तो इसके अक्री गैस है, तो इस गैस के द्वारा भी आपका क्या किया जाता है? सिकाई की जाती है। तो ध्यान रखना जरा, कोबाल्ट-16 में गामा किरणें मैंने बताई थी, तो रेडिएशन से क्या हो रही है? सिकाई हो रही है, कैंसर का इलाज हो रहा है। और रेडिएशन से आपका क्या हो रहा है? कैंसर भी हो रहा है। तो क्या होगा? ये आयनीय विकिरण यानी ये रेडिएशन। तो आंसर आपका सी होगा यहाँ पर। ठीक है, आंसर क्या होगा? सी। अगला प्रश्न है आपका, नेक्स्ट प्रश्न है, सभी प्रकार के कैंसर की चिकित्सा हेतु निम्नलिखित में से कौन सा उपचार नवीनतम है? सभी प्रकार की जो कैंसर है उसका इलाज करना है तो कौन सा आपका इलाज जो है वो बिल्कुल लेटेस्ट में आया है कभी? ये पराबैंगनी किरणें नहीं है आपकी। पराबैंगनी किरणों से तो कैंसर हो सकता है ना। पराबैंगनी किरणों से कैंसर का इलाज नहीं होता है, ये ध्यान रखना। इलाज होता है केवल रेडिएशन यानी विकिरण से, विकिरण। सभी प्रकार के कैंसर की चिकित्सा हेतु निम्नलिखित में से कौन सा उपचार नवीनतम है? त्रिविम अनुरूप विकिरण चिकित्सा। क्योंकि देखिए जरा, पराबैंगनी किरण आप सुनील कह रहे हो, तो यहाँ पर पराबैंगनी किरणों में वो क्षमता पाई जाती है कि कोई भी हानिकारक जो जर्म वगैरह होता है उसको मारा जा सकता है। यहाँ तक कि कोविड वायरस के को भी, कोविड वायरस पर यदि पराबैंगनी किरणें डाल दी जाए तो तुरंत मर जाता है वो कुछ सेकंडों में ही। लेकिन यही पराबैंगनी किरणें यदि आपके मनुष्य के शरीर पर डाल दी जाए तो उसमें म्यूटेशन हो जाएगा, यानी DNA में परिवर्तन आ जाएगा और कैंसर हो जाएगा उसे। इसी वजह से ही तो अपन पराबैंगनी किरणों का इस्तेमाल मनुष्य के शरीर पर नहीं कर सकते, ये ध्यान रखिएगा। सभी प्रकार के कैंसर की चिकित्सा हेतु निम्नलिखित में से कौन सा उपचार नवीनतम है? त्रिविम अनुरूप विकिरण चिकित्सा यानी 3D CRT या इम्यूनोथेरेपी या IMRT या अणुलक्षित चिकित्सा। बताइए जरा इनमें से कौन सा आंसर होगा आपका? तीव्रता अधिमिश्रित विकिरण चिकित्सा, बिल्कुल सही है। रेडिएशन, मैं लगातार बोल रहा हूँ, विकिरण माने रेडिएशन। ठीक है ना, विकिरण को पकड़ लो बस आप। तो ये लेटेस्ट है आपका आंसर। तो आंसर कौन सा होगा? सी होगा। कोमल आंसर ए नहीं होगा, ये वाला सी वाला है, तीव्रता अधिमिश्रित विकिरण चिकित्सा। 3D वाला नहीं है आपका, 3D नहीं है, IMRT ये है आपका। अगला देख रहे हैं अपन, नेक्स्ट प्रश्न है, सेरेब्रल पाल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है। सेरेब्रल पाल्सी एक ब्रेन संबंधी विकार है जो सामान्यतः पाया जाता है। तो ये सेरेब्रल पाल्सी जो बीमारी है वो सामान्यतः किस में होती है? वृद्धों में, ड्रग नशेड़ियों में, छोटे बच्चों में और केवल महिलाओं में। बताएं जरा आप लोग। सेरेब्रल पाल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः पाया जाता है। किस में पाया जाता है? वृद्धों में, ड्रग नशेड़ियों में, छोटे बच्चों में या केवल महिलाओं में। बताएं जरा आप लोग। सेरेब्रल पाल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः पाया जाता है वृद्धों में, ड्रग नशेड़ियों में, छोटे बच्चों में या केवल महिलाओं में। अनुराग का जवाब छोटे बच्चों में। मानसिंह ड्रग नशेड़ियों में। रिया चक्रवर्ती याद आ रही होगी। निर्मला छोटे बच्चों में।
अवधेश केवल महिलाओं में, कुलदीप वृद्धों में। टल्ले मार रहे हो तो आप लोग, मतलब कोई ना कोई तो लगेगा ही, है ना। ये जो सेरेब्रल शब्द आ रहा है, सेरेब्रल पाल्सी, तो ये ब्रेन संबंधी बीमारी है आपकी, ठीक है ना, और ये पाई जाती है छोटे बच्चों में। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? आंसर होगा इसमें सी, छोटे बच्चों में। तो सेरेब्रल जो पाल्सी बीमारी है वो एक्चुअल में किस में पाई जाती है? छोटे बच्चों में, छोटे बच्चों में होती है। ये ब्रेन संबंधी आपका डिसऑर्डर है, ये इस तरीके से छोटे बच्चों में होती है आपकी, ब्रेन संबंधी है। बच्चे थोड़े फिजिकली इनएक्टिव हो जाती है और चलने में दिक्कत होती है उनको, तो इस तरीके से चलाया जाता है। तो आंसर आपका सी है, छोटे बच्चों में सेरेब्रल पॉलिसी। अगला प्रश्न है आपका, अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? बहुत ही बड़ी खतरनाक बीमारी है, एग्जाम के दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बीमारी है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है ये। अल्जाइमर जो डिसीज है उसमें मनुष्य के शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? कान होता है, मस्तिष्क होता है, आँख होता है या पेट होता है? जवाब दीजिएगा आप लोग। अल्जाइमर डिसीज में क्या प्रभावित होता है? अल्जाइमर डिसीज में अभी 2 लोगों के जवाब आए हैं। चलिए, सभी लोगों के जवाब आ गए और सबसे अच्छी बात यह है कि किसी का भी जवाब गलत नहीं है, सबके जवाब बिल्कुल सही हैं आपके। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका? तो आंसर होगा आपका ब्रेन, मस्तिष्क। इसमें क्या होता है, ये बूढ़ों की बीमारी है, बुजुर्गों की बीमारी है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी आपकी याददाश्त कमज़ोर होती चली जाएगी, तो याददाश्त का कमज़ोर होना यही कहलाता है आपका अल्जाइमर। ओके, धीरे धीरे भूलते चले जाओगे आप इस तरीके से। देखो, खोपड़ी में से आपकी सूचनाएं गायब हो रही हैं, आप भूल ही जाओगे। कोई आपसे मिलने के लिए आया है और आप आराम से बैठे हैं और ये सोच रहे हैं कि ये कब जाए, और जबकि आप उसके घर में जा कर के बैठ गए हैं। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें भूल जाती हैं। अल्जाइमर ये बुजुर्गों में ज़्यादा होती है ये बीमारी। यदि आपसे प्रश्न ऐसे पूछा जाए अल्जाइमर रोग में कौन प्रभावित होता है, तो ये बुजुर्ग लोग प्रभावित होते हैं। मेल और फीमेल बराबर में ही हैं, लेकिन बुजुर्ग ज़्यादा प्रभावित हैं इसमें। अगला प्रश्न है, मनुष्य के अंगों में से हानिकारक विकिरणों में से सबसे कम स्वप्रभावी अंग है। यानी मनुष्य के जो बॉडी पार्ट्स हैं उनमें हानिकारक जो रेडिएशन निकलती हैं उनमें सबसे कम किस पर प्रभाव पड़ता है? सबसे कम किस पर प्रभाव पड़ता है हानिकारक रेडिएशन में? बताइएगा ज़रा, सबसे कम प्रभाव हानिकारक रेडिएशन में किस में पड़ता है? निर्मला 158 का आँख है, सबसे कम आँखों में तो सबसे ज़्यादा पड़ेगा। आँखें तो सामने ही रहती हैं, नाजुक होती हैं, सीधा रेडिएशन आ रहा है तो वो आँखों के टच में ही हो रहा है, तो आँखों में तो सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा, आँख नहीं होगा आंसर। अवंतिका फेफड़े, कुलदीप फेफड़े, सब फेफड़े पे हैं। सुनील बी आंसर मस्तिष्क। अंशुल सी आंसर। ध्यान रखना जरा, मनुष्य के अंग में सबसे कम प्रभाव जो पड़ता है वो पड़ता है हृदय पर। हृदय पर सबसे कम प्रभाव पड़ता है रेडिएशन का, और सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ता है वो प्रभाव पड़ता है सबसे ज़्यादा किस पर? आपका आँख पर। तो आँख सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है, सबसे कम प्रभावित होता है हृदय। हार्ट आपका, तो आंसर क्या होगा? हार्ट। हार्ट पर कम प्रभाव पड़ता है रेडिएशन का, ये देख सकते हैं आप, हृदय है। अच्छा, एक चीज़ और बता रहा हूँ, अब जब हृदय निकल के ही आया है तो कोरोना जो वायरस है ना, इसके द्वारा एक बीमारी और चालू हो गई है आपकी। कोरोना हृदय पर अटैक डाल करके या एक विशेष प्रकार की मांसपेशी पाई जाती है, उस मांसपेशी को प्रभावित कर रहा है, जिसके कारण से हृदय का एक भाग जो होता है वो फूल जाता है आपका, गुब्बारे की तरह फूल रहा है कोरोना में। फेफड़े तो प्रभावित हो ही रहे हैं कोरोना से, लेकिन अहमदाबाद के डॉक्टरों की एक नई स्टडी निकल करके आई है, उसमें उन्होंने देखा था जो हार्ट पेशेंट है उनको और ज़्यादा समस्या हो रही है, क्योंकि यह एक विशेष प्रकार की मसल्स पाई जाती है, उस मसल्स को इन्फेक्ट करता है, जिसके कारण से हृदय का एक भाग आपका गुब्बारे की तरह क्या हो जाता है? फूल जाता है।
आज के दैनिक भास्कर अखबार में, पत्रिका अखबार में ये रिसर्च पेपर छपा हुआ है, तो ये ध्यान रखना आप लोग। और थोड़ा घर पे ही रहे, सुरक्षित रहे, कोई भरोसा नहीं है इस समय पर, स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। मनुष्य के अंगों में हानिकारक विकिरण से सबसे कम प्रभाव्य अंग कौन सा है आपका? हृदय है। और सबसे ज़्यादा कौन सा है? तो आँखें हैं आपकी, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा आँखें। मनुष्य के अंग में कौन एक हानिकारक विकिरण सर्वाधिक सुप्रभाव्य अंग है? तो सर्वाधिक सुप्रभाव्य अंग कौन सा होगा? आँखें होंगी आपकी, ठीक है। ये मैंने कराई दिया था इसलिए मैंने जल्दी कर दिया इसको। अगला प्रश्न है आपका, EEG से जिस अंग की कार्यप्रणाली प्रकट होती है वो क्या है? EEG से अपन क्या नापते हैं? हृदय की गति को नापते हैं, या मस्तिष्क को नापते हैं, या कान को, या यकृत को? यकृत माने लिवर। बताइए जरा। EEG है, ये ध्यान रखना, यहाँ पर जी है। EEG से क्या नापते हैं? EEG से जिस अंग की कार्यप्रणाली नापी जाती है या प्रकट की जाती है, EEG से अपन नापते हैं मस्तिष्क को, और ECG जो होता है आपका उससे नापते हैं अपन हृदय को। ये ध्यान रखना आपका। तो आंसर क्या होगा? मस्तिष्क, ब्रेन। EEG इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ के नाम से जाना जाता है। इस तरीके से इलेक्ट्रोड वगैरह लगाई जाती हैं और इससे ब्रेन आपका सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है इसका पता लगा लिया जाता है। तो ये EEG किसके लिए होता है? ब्रेन के लिए होता है। और ECG किसके लिए होता है? वो हृदय के लिए होता है। अगला है, खुजलाने से खाज मिटती है क्यों? जैसे खाज हो गई है आपको, खाज किसके द्वारा होती है? तो खाज फफूंद के द्वारा होने वाली बीमारी है। खाज, खुजली, गंजापन, हे फीवर, एथलीट फुट, ये सब की सब फफूंद या फंगस के द्वारा होने वाली बीमारियां हैं। तो यहाँ एक जो प्रश्न है आपका वो ये है कि खुजलाने से खाज मिटती है क्यों? जैसे खाज हो गई है, आप खुजला रहे हैं तो उससे वो मिट जाएगी, उसका कारण क्या है? नंबर 1, इससे त्वचा की भारी धूल हट जाती है, इससे रोगाणु मर जाते हैं, इससे कुछ तंत्रिकाएं उद्दीप्त होती हैं जो मस्तिष्क को प्रतिहिस्टामिन साइनों का उत्पादन बढ़ाने का निर्देश देती हैं, इससे खुजली उत्पन्न करने वाले एंजाइमों का दमन होता है। तो ये 4 हैं आपके, इन 4 में से आपको जवाब देना है। चार में से जवाब देना है आपको, बिल्कुल सही है। ये इससे कुछ तंत्रिकाएं उद्दीप्त होती है जो मस्तिष्क को प्रतिहिस्टामिन उत्पादन बढ़ाने का क्या देती हैं? निर्देश देती हैं। तो ये आंसर आपका ये है। जैसे ये है आपकी खाज है, वैसे तो उपाय है दाद, खाज, खुजली, जालिम लोशन, ये खाज है आपकी। एनोस्मिया कहते हैं, एनोस्मिया, ये भी आप देखिएगा जरा, एनोस्मिया कहते हैं अपन, एनोस्मिया। स्वाद संवेदना की कमी को, ग्रहण संवेदना की कमी को, स्पर्श संवेदना की कमी को, या ऊष्मा संवेदना की कमी को, एनोस्मिया। एनोस्मिया में क्या होता है आपका? बताइएगा जरा जल्दी से। एनोस्मिया में क्या होता है? स्वाद संवेदना की कमी होती है, या ग्रहण संवेदना की कमी होती है, या स्पर्श संवेदना की कमी होती है, या ऊष्मा संवेदना की कमी होती है? बताएं जरा, जवाब दें। किसकी कमी होती है एनोस्मिया में? एनोस्मिया में किसकी कमी होती है? अवधेश, ऊष्मा, कुलदीप स्पर्श संवेदना, प्रदीप स्पर्श, वर्षा लॉस ऑफ स्मेल, बिल्कुल सही है ये। तो यह ध्यान रखना आप लोग जरा, इसमें क्या होता है? एनोस्मिया हो जाता है तो घ्राण संवेदना की कमी हो जाती है। घ्राण संवेदना का मतलब है सूंघने की क्षमता समाप्त हो जाना, सूंघ नहीं सकते आप लोग। जैसे अभी अपन देख रहे हैं ना कोविड वायरस में, तो कोविड वायरस का एक उपाय ये भी है आपका, एनोस्मिया भी है, यानी सूंघने की क्षमता खत्म हो रही है, खुशबू वगैरह का नहीं पता चल रहा, स्वाद भी खत्म हो रहा है आपका। तो एनोस्मिया में स्पेशली घ्राण संवेदना यानी सूंघने की क्षमता क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। आपके पास में कोई भी खुशबू लाई जाए या बदबू लाई जाए, आपको बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा, बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। तो आंसर आपका क्या होगा?
एनोस्मिया है कि नहीं है ये कैसे पता चलेगा, आप सूंघ करके देखिएगा। और यदि आपको खुशबू आ रही है तो एनोस्मिया नहीं है, और यदि खुशबू नहीं आ रही है आपको तो ये इस तरीके से, अब जैसे नींबू है, अब नींबू को सूंघ रहे हैं पता चल जाएगा खुशबू है कि नहीं है, ये एनोस्मिया की पहचान है। यानी ऑल्फैक्टरी लोब्स होती हैं वो आपके थोड़े से कम प्रभावित होती हैं। अगला प्रश्न है मिनीमाता व्याधि निम्न धातु की हानिकारक मात्रा के कारण होती है। जो मिनीमाता एक बीमारी है आपकी, ये किस धातु के कारण से होती है? ये तो अपन कर चुके हैं पहले भी, आप बताइएगा जरा। मिनीमाता। अगला प्रश्न है मिनीमाता व्याधि निम्न धातु की हानिकारक मात्रा के कारण से होती है। मिनीमाता बीमारी, बताएं जरा, आप लोग जवाब दीजिएगा। मिनीमाता बीमारी निम्न धातु की हानिकारक मात्रा के कारण होती है। मिनीमाता बीमारी, पारा, बिल्कुल सही है। इसमें क्या होता है आपका, पारे की वजह से होती है ये मिनीमाता बीमारी। और ये मिनीमाता बीमारी जो होती है, पारा मछलियों के माध्यम से औद्योगिक इंडस्ट्री में ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है। जैसे आपकी उद्योगों में अपन इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर उस उद्योगों के कचरे को पानी में डाल दिया जाता है, और पानी को जब पीती है मछलियाँ वगैरह तो उसमें मरकरी या पारा रहता है। उन मछलियों को जो अपन खाते हैं तो ये पारा या मरकरी आपकी बॉडी के अंदर पहुँच जाती है और आपको नर्वस सिस्टम को प्रभावित करती है, आपके शरीर में ऐंठन वगैरह होने लग जाती है। और ये बीमारी ज़्यादातर जापान में ज़्यादा होती है। तो ये पारा है, इस तरीके से हाथ पैर वगैरह हो जाते हैं आपके। ये जापान की बीमारी है, ये जापान में बहुत होती है क्योंकि जापान में औद्योगिक वो है, इसलिए। तो ये ध्यान रखना है इसमें। मिनीमाता रोग में कौन है, पारा है। अगला प्रश्न है आपका, एलर्जी के कारण कौन सी बीमारी होती है? एलर्जी के कारण, तो एलर्जी के कारण कौन सी बीमारी होती है? पारा या मरकरी दोनों एक ही बात है, ठीक है ना। एलर्जी के कारण कौन सी बीमारी होती है? डायबिटीज है, हैजा है, रिंगवर्म है, या अस्थमा है? एलर्जी के कारण, एलर्जी के कारण कौन सी बीमारी है, बताइएगा जरा जल्दी से। एलर्जी के कारण, एलर्जी के कारण कौन सी बीमारी है आपकी? एलर्जी के कारण से होती है आपकी, देखो डायबिटीज़ तो है ही नहीं आपकी, तो निकाल सकते हैं अपन यहाँ से। हैजा बैक्टीरिया के द्वारा होती है आपकी, रिंगवर्म फफूंदी के द्वारा होती है, फंगस के द्वारा। अस्थमा आ गया आपका, तो अस्थमा बीमारी एलर्जी के कारण से होती है। अस्थमा फफूंदी के द्वारा भी होती है आपकी, और लेकिन यहाँ पर चूँकि ये तीनों बीमारियाँ नहीं है तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? अस्थमा हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा ज़रा, यहाँ कौन सा होगा आपका? अस्थमा, जिसे अपन दमा के नाम से भी जानते हैं, और इसमें फेफड़े प्रभावित होते हैं आपके। ये ध्यान रखना, ये बीमारी फफूंद के द्वारा भी होती है, लेकिन ये 4 विकल्प आपको चुनने हैं। इन 4 विकल्पों में से निकालना है आपको। तो ये डायबिटीज जो है, ये तो अपन अच्छी तरह से जानते हैं आनुवंशिक बीमारी है, इसमें तो कोई एलर्जी का कारण है ही नहीं। फिर आ जाती है हैजा, ये बैक्टीरिया के द्वारा होती है, इसलिए ये भी नहीं है, ख़त्म। इसके बाद रिंगवर्म मतलब एक छल्ला टाइप का बन जाता है आपका, जैसे अपन दाद के नाम से जानते हैं, दाद। तो ये फफूंद के द्वारा होती है आपकी दांत। और ये अस्थमा है आपकी, ये भी फफूंद के द्वारा होती है, लेकिन साथ में फूल के कणे, पराग के कणे, धुआं है, तो उसके कारण से भी एलर्जी आपको हो सकती है। जैसे खुशबू से भी आपको एलर्जी हो सकती है, तो उससे आपकी ये दमा हो जाती है। इसमें क्या होता है, जो फेफड़े हैं उन फेफड़ों में ये एयर सैक जो होती हैं वो जाम होना चालू हो जाते हैं आपकी एयर सैक, जिससे श्वास लेने में आपको कठिनाई होती है। जैसे ये देख सकते हैं आपने, ये म्यूकस जमा हो जाता है इनमें, और फिर आप अच्छी तरह से और सही तरीके से श्वास नहीं ले सकते। तो ये ध्यान रखिएगा, ये है आपके। ओके, अगला प्रश्न है, यदि एक व्यक्ति केवल दूध में अंडे और रोटी का आहार करता है तो उसे कौन सा रोग हो सकता है? एक व्यक्ति है वो केवल दूध ले रहा है, अंडा ले रहा है और रोटी ले रहा है, तो बताइए कौन सी? हाँ बिल्कुल सही है कुलदीप, आप सही कह रहे हैं। यदि एक व्यक्ति केवल दूध, अंडे और रोटी का आहार करता है तो वो कौन सा रोग हो सकता है उसे? हाँ, हे फीवर भी आपका एलर्जी से होता है निर्मला, बिल्कुल सही है। हे फीवर जो है वो एलर्जी के द्वारा ही होने वाली बीमारी है, हे फीवर। यदि एक व्यक्ति केवल दूध, अंडा और रोटी ले रहा है तो कौन सी बीमारी होगी?
स्कर्वी बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ खट्टे फल नहीं है और खट्टे फल आपकी बॉडी के अंदर नहीं जाएंगे, यानी विटामिन सी आपकी बॉडी के अंदर नहीं जाएगा। तो विटामिन सी की कमी से जो बीमारी होती है वो बीमारी कौन सी आपकी? स्कर्वी। ये अपन जानते ही हैं। ये मसूड़ों में से ब्लड आना चालू हो जाता है आपका स्कर्वी की। और ये रिकेट्स जो है ये विटामिन डी की कमी से होता है आपका रिकेट्स। इसमें जो पैर होते हैं वो टेढ़े हो जाते हैं आपके ऐसे। पक्षियों में भी होता है आपका रिकेट्स, पक्षियों में भी होता है, मैं बता चुका हूँ। और बड़ों में विटामिन डी की कमी से जो बीमारी होती है उसका नाम है ऑस्टियोमलेशिया। बड़ों में कौन सी आपकी? ऑस्टियोमलेशिया। रतौंधी के बारे में तो आप जानते ही हैं, विटामिन ए की कमी से होता है। और ये जो मरासमस है ये प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट की कमी से होता है, जिसमें बच्चा सूखा हो जाता है, उसकी मांसपेशियां नहीं बनती। ये पोषणहीनता रोग है आपका। तो ये आपका मरासमस है। निम्नलिखित में से कौन स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? आम, पपीता, आंवला, बेर। बताइएगा जरा, निम्नलिखित में से कौन स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? बताएं जरा, आप लोग जवाब दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? आम है, पपीता है, आंवला या बेर है? तो यहाँ पर विटामिन स्कर्वी रोग के इलाज में क्या होता है? विटामिन सी। अब आपको बस इतना सोचना है, विटामिन सी सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? और विटामिन सी जिसमें सबसे ज़्यादा पाया जाएगा बस वही हो जाएगा आपका। और विटामिन सी सबसे ज़्यादा पाया जाता है किसमें? आंवला में। आंवला नहीं होता तो हो जाता आपका अमरूद हो जाता, ठीक है ना। अमरूद भी नहीं होता मान के चलो तो फिर क्या होता? तो आम हो जाता। इनमें से देखते हैं तो आम में भी विटामिन सी होता है आपका। और ये आपके आंवला। अगला प्रश्न है आपका, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने ल्यूकोस्किन नामक एक औषधि विकसित की है। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन, जिसे अपन DRDO के नाम से जानते हैं, उसने एक दवाई बनाई है। उस दवाई का नाम है ल्यूकोस्किन। ये जो दवाई है वो किसका उपचार करेगी आपका? ये ल्यूकोस्किन जो दवा है वो किसके उपचार के लिए है? ल्यूकोडर्मा, ल्यूकोरिया, ल्यूकेमिया या फेफड़ों का कैंसर? बताइएगा जरा आप लोग। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने ल्यूकोस्किन नामक एक औषधि विकसित की है। इसका इस्तेमाल किसके इस्तेमाल में होगी? ये ल्यूकोडर्मा, ल्यूकोरिया, ल्यूकेमिया या फेफड़ों का कैंसर? जवाब दें आप लोग। हाँ, ये ल्यूकोडर्मा के लिए है। ल्यूकेरिया बैक्टीरिया के द्वारा होने वाली एक बीमारी है जो महिलाओं में होती है, ये यौन डिसीज है। ल्यूकेमिया ये ब्लड कैंसर है आपका। और फेफड़ों का कैंसर तो नाम है ही। तो ये ल्यूकोडर्मा, इसमें क्या होता है? ल्यूकोडर्मा में आपकी जो बॉडी होती है उस पर सफ़ेद दाग पड़ जाते हैं आपके, इस तरीके की हो जाती है आपकी ये सफ़ेद दाग जो पड़ रहे हैं। ये ल्यूकोडर्मा बीमारी है आपकी। कौन सी है? ल्यूकोडर्मा। ये ल्यूकोडर्मा बीमारी है। सफ़ेद दाग को अपन लेप्रोसी के नाम से भी जानते हैं। लेप्रोसी भी कहा जाता है, कुष्ठ रोग के नाम से जाना जाता है। वो अलग चीज़ होती है आपकी। अगला प्रश्न है आपका, ये ल्यूकेमिया बीमारी है जिसमें WBC की संख्या बढ़ जाती है। अविंदुकता एक बीमारी है, अविंदुकता यानी एगिस्टमैटिज्म के नाम से जानी जाती है। अविंदुकता एक बीमारी है। ये कानों की है, आंखों की है, नाक की है, गले की है। एस्टिग्मेटिज्म के नाम से जाना जाता है अविंदुकता बीमारी को। ये तिरछापन लिए होती है, ये आंखों की बीमारी है आपकी। इसमें क्या प्रभावित होगा? है आपका आंखें। इस बीमारी में आपकी आंखें प्रभावित होती हैं। आंखें, ये मैंने आंसर आपको दे दिया क्योंकि आंखें प्रभावित होती हैं इसमें। आप लोग जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है वो जल्दी से जल्दी कोचिंग पर आकर के आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा। अगली क्लासेस अपनी जो चालू हो रही है वो पेड क्लासेस है, एप्लीकेशन पर है। 10 बजे से चालू होगी, 10 से 11। और शाम को साइंस की क्लास रहती है 7 से 8। अब ये 2 क्लासेस पेड चालू हो चुकी हैं। आपकी बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं, उन वैकेंसीज़ में आपको फ़ायदे मिलेगा इन चीज़ों का, जिससे आप अच्छी तरह से ईमानदारी से पढ़ाई कर सकें। इस समय बाहर निकलने की गलती ना करें, क्योंकि इस समय पर कोरोना का कहर बहुत ज़बरदस्त तरीके से छाया हुआ है। इसलिए आप घर पर रहें और घर पर रह कर के तैयारी करें। आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट अपनी मुलाकात सही 10 बजे होगी MP GK के पार्ट को लेके। थैंक यू वेरी मच।